नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आप लोगों के सामने कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ मेरे संग की औरतें की व्याख्या बताने जा रही हूँ। इस पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग ने इस पाठ में अपने बचपन की यादों के बारे में बताया है, अपने परिवार के बारे में बताया है। यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? जो याद में लिखा जाता है और जिसमें अपना ही विवरण दिया होता है। इस पाठ में लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म कोलकाता में हुआ था और सन 1938 में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया तथा 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकौबरा, कटगुलाब, ये उनका उपन्यास है। संगति विसंगति, ये 2 खंडों की संपूर्ण कहानियां हैं। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ये उनके निबंध संग्रह है। अपने इस पाठ में लेखिका ने अपने समय की घरेलू, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का परिचय दिया है। यानी कि उनके समय में क्या कुछ होता था, उनके घर की स्थिति कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, समाज में उनका कैसा बोलबाला था, समाज में वो कैसा समाज था उस समय का, और शिक्षा का स्तर क्या माना जाता था और किस प्रकार लेखिका ने अपने बच्चों को शिक्षा दी, इस सब का विवरण लेखिका ने अपने इस संस्मरण में किया है। पाठ के आरंभ में लेखिका बताती है कि उनकी एक नानी थी। लेखिका ने कभी भी उन्हें नहीं देखा था क्योंकि लेखिका की नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी होने से पहले ही हो चुकी थी। लेखिका कहती है कि शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। यानी कि बचपन की जो उम्र होती है उसमें हर कोई अपने नाना नानी से कहानियाँ सुनता है। तो लेखिका कहती है कि मैंने तो अपनी नानी को देखा नहीं था और कभी उनसे कहानी नहीं सुनी। शायद यही कारण था कि बाद में जब हम तीनों बहनें बड़ी हो गई तो हमने कहानी लेखन की ओर मुड़ गए। कहती है कि नानी से बेशक हमने कहानियाँ नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानी हमने ज़रूर सुनी और बहुत समय बाद ही उसका असली मर्म समझ में आ सका। यानी कि उसका रहस्य क्या था, उस कहानी का रहस्य क्या था जो उन्होंने नानी के बारे में सुनी थी, वो बहुत समय बाद समझ में आई। कहती है कि पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारिवारिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कहती कि सब पहले तो सिर्फ इतना ही समझ में आया था कि जो लेखिका की नानी थी वो पारंपरिक थी, अनपढ़ थी और पर्दानशी थी। पर्दानशी क्या होता है? पर्दा करने वाली औरतें। कहती कि उस समय औरतें पर्दा करती थी और उसी तरह उसकी नानी भी पर्दा करती थी और उनके पति यानी कि जो लेखिका के नाना थे वो उन्हें शादी के कुछ समय बाद ही छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गई। बैरिस्ट्री क्या होती है? वकालत। यानी कि वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वो डिग्री लेकर जब लौटे तो विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा
ना ही उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। कहते जब वो यानी कि जो उसके नाना थे लेखिका के, जब वो विलायत में पढ़कर आए तो उनके ऊपर विलायती ज़िंदगी का पूरा असर हो चुका था। वो उस तरह की ज़िंदगी में रहना शुरू हो गए थे। लेकिन नानी जो थी उनके ऊपर उनके रहन सहन का, उनके विलायती तौर तरीके का कोई भी असर नहीं पड़ा और ना ही उन्होंने कभी अपनी इच्छाओं को या अपनी पसंद नापसंद को अपने पति के सामने इजहार किया, यानी कि अपने पति को कभी बताया। लेकिन जब छोटी ही उम्र में नानी ने खुद को मौत के समीप पाया, यानी कि जब उन्हें लगा कि उनकी मौत उनके पास आने वाली है, उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्हें अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी की शादी की फिक्र सताने लगी। और ये फिक्र इतनी सताई और इस फिक्र ने उन्हें इतना डरा दिया कि वे एकदम से मुँह जोर हो उठी। मुँह जोर होना क्या होता है? बहुत बोलने वाला। कहाँ लेखिका की नानी अपने पति के आगे भी ज़्यादा नहीं बोलती थी, तो कहाँ एकदम से मौत को सामने पाकर वो एकदम से ही बोलने वाली बन गई, बहुत ज़्यादा बोलने वाली स्त्री हो उठी। और उन्होंने क्या कहा कि उन्हें अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना है। यानी कि उन्होंने अपने पति के आगे अपनी इच्छा का इजहार किया कि वो अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे मिलना चाहती थी। सारे ही लोग हैरान रह गए कि कहाँ ये पर्दानशी औरत, पर्दा करने वाली जो औरत थी, जो कि कभी अपने मर्द से इतना नहीं बोली, अपने पति से इतना नहीं बोली, आज वो पराये मर्द से बोलना चाहती है। आखिर क्या बात है ऐसी इसके दिल में? पर उस वक्त नाना ने वक्त की कमी को समझा और उन्हें ये बात का एहसास था कि नानी का जो समय है, जो उनकी मृत्यु है, वो पास आ रही है। तब उन्होंने सवाल जवाब में अपना समय बर्बाद नहीं किया और फ़ौरन ही गए और अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा को बुलाया और बीबी के हजूर में पेश किया, यानी कि अपनी पत्नी के सामने उन्हें पेश किया। अब नाना के मित्र आ गए और नानी ने जो उनके सामने अपनी बात रखी वो और भी ज़्यादा हैरत अंगेज थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी। ऐसी क्या बात कह दी नानी ने? नानी ने कहा कि मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, यानी कि मेरी लड़की के लिए जो लड़का खोजना है वो आप ही खोजेंगे। कारण क्या था? कारण ये था कि लेखिका के जो नाना थे वो तो साहब थे, यानी कि अंग्रेज़ों की साहबी करने वाले थे, और नानी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी साहब के फरमाबरदार से हो, यानी कि जो अंग्रेज़ों का आज्ञाकारी हो, ऐसे किसी इंसान से उसकी बेटी की शादी हो, वो ये नहीं चाहती थी। और उसने उन्हें कहा कि आप अपनी ही तरह की आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उनकी बेटी की शादी करवा दें। अब कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। यानी कि जहाँ नानी ने कभी अपनी आज़ादी के बारे में नहीं सोचा था, वहाँ उनके मन में देश की आज़ादी के लिए इतना जुनून था। सब हैरान रह गए इस बात को देखकर। और लेखिका कहती कि बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल मैं निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कभी दखल नहीं दिया और ना कभी उसमें साझेदारी की, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने ही ढंग से जी है। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में
आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यानी कि जिस जीवन में हमें दूसरों के अनुसार ना जीना पड़े, बल्कि हम अपने अनुसार ही अपनी ज़िंदगी को जिए, तो ये सबसे बड़ी आज़ादी मानी जाती है। आगे लेखिका कहती है कि खैर, नानी के बात को सुनकर मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। यानी कि पुश्तैनी पैसा धेला क्या होता है कि हमारे बाप दादा परदादा की जो पैसा होता है, जो ज़मीन जायदाद होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके पिता के पास। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। कहती माँ तो मेरी बेचारी थी और माँ अपनी यानी कि उसकी नानी के कहने पर उसे सादा जीवन जीना था और उसे गांधी जी की तरह ऊंचे ख्याल रखने थे और इसके लिए उसे मजबूर होना पड़ा। जो लेखिका की माँ थी उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी और वो साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर जो थी वो चनका खा जाती थी, यानी कि पूरी तरह से हिल जाती थी उनकी कमर और दूसरों के सामने उन्हें साड़ी को लेकर शर्मिंदा ना होना पड़े, इसी कारण वो रात रात भर जागकर उसे पहनने का अभ्यास करती। और वो कुछ बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, लेखिका की जो माँ थी बहुत ज़्यादा नाजुक थी और उन्हें देखकर उनकी सास यानी कि लेखिका की जो दादी थी वो कहा करती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। गनीमत ये थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की, इसके पीछे भी लेखिका कहती है कि दो कारण थे। पहला ये था कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। कहती है कि क्या कारण था। पहला कारण यही था कि हिंदुस्तान में रहने वाले आम लोगों की तरह जो उनके ससुराल वाले थे, यानी कि माँ के जो ससुराल वाले थे वो साहबों के खासे अभिभूत थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित थे और जो नाना थे लेखिका के वो तो पक्के ही साहब माने जाते थे। सिर्फ जात से वो हिंदुस्तानी थे, यानी कि उनकी जो जाति थी वो हिंदुस्तानी थी। बाकी जो उनका चेहरा मोहरा था, रंग ढंग था, जीवन जीने का तरीका जो था, जो उनकी पढ़ाई लिखाई थी, सब अंग्रेजों के समान थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। चाहे वो गांधी थे, चाहे वो नेहरू थे, चाहे वो लेखिका कहती है कि मेरे अपने पिताजी के घर वाले थे। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली करे, शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साबी ससुर का ही था। यानी कि लड़का चाहे कितनी भी, यानी उसके लेखिका के जो पिता थे वो कितनी भी लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन दबदबा किसका था, उसके ससुर का था, यानी कि लेखिका की नाना का। अब लेखिका कहती है कि नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी ये रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना देती है। यानी कि नानी की एक सनक थी कि उनकी बेटी की शादी किसी आज़ादी के आंदोलन के सिपाही के साथ होनी चाहिए और नाना ने उसमें अपनी रजामंदी दी, उस शादी के लिए तैयार हुए। कहती ये दोनों ही कथाएं जो हैं
ये रोमांचक उपकथाएं मानी जाती हैं, जो कि कहानी के तिलिस्म को और ज़्यादा गाढ़ा कर देती हैं। तिलिस्म क्या होता है? जादू। पहली वजह तो ये रही, लेकिन दूसरी वजह क्या थी कि माँ की अपनी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। यानी कि माँ का जो व्यक्तित्व था वो बड़ा ही अनोखा था। उनमें खूबसूरती थी, नजाकत थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। यानी कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थी और बहुत ज़्यादा निष्पक्ष थी, यानी कि किसी एक के पक्ष में नहीं बोलती थी, जो सही होता था वही बात करती थी। उनसे कोई भी ठोस काम करवाने के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। हाँ, घर में कोई भी ठोस काम करना हो या कोई भी काम करना हो तो उनकी सलाह जरूर ली जाती थी और उनकी सलाह को पत्थर की लकीर मानकर समझा जाता था। यानी कि जैसे पत्थर की लकीर होती है कि हमने जो कह दिया वही होता है, वही इसी प्रकार लेखिका की माँ जो कह देती थी उसी बात को सबको मानना पड़ता था। लेखिका कहती है कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवावे, हम पे तो बैल है। यानी कि हम हाथी से काम नहीं करवाते, हमारे पास तो बैल है। बचपन में भी लेखिका कहती है कि मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में नहीं आया। इसका अर्थ क्या है, जुमला ये क्यों बोला जाता था, ये मुझे समझ में नहीं आया। परंतु जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सारे प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। कहती है कि बच्चों की परवरिश करने में घर के सभी लोग आगे रहते थे, लेकिन हमारी माँ ही आगे नहीं रहती थी। यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी परवरिश के मामले में आगे रहते थे। कहती है कि माँ से कोई काम नहीं करवाया जाता था, या ये कह लीजिए कि माँ काम नहीं करती थी, लेकिन उन्हें आज़ादी का जुनून भी कम नहीं था और वो अपनी तरह से आज़ादी के जुनून को निभाती थी। अब लेखिका आगे क्या कहती है कि मैंने कभी भी अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ जैसा नहीं पाया यानी कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, उससे लाड़ प्यार करती है, उसे खाना खिलाती है, उसके ऊपर अपना प्यार लुटाती है, अपनी ममता उसके ऊपर निछावर करती है, कहती है ऐसा कुछ भी हमने अपनी माँ के अंदर नहीं पाया। कहती कभी ना उन्होंने हमें लाड़ प्यार किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्री बहू होने की सीख दी, यानी कि हमें कुछ भी नहीं समझाया। कहती कि कुछ माँ बीमार रहती थी, इस कारण वो घर बार नहीं संभालती थी, परंतु उससे भी ज़्यादा बड़ा कारण क्या था कि उनकी इस कामों में रुचि नहीं थी। उनकी रुचि जो थी वो ज़्यादा समय किताबें पढ़ने में थी और जो बाकी समय उनका बचता था वो साहित्य चर्चा या संगीत सुनने में बिताती थी, और ये काम भी वो बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। कहते कि इतना सब होने के बावजूद भी लोगों की उनके अंदर श्रद्धा क्यों थी। कहती इसके पीछे भी दो कारण थे। एक तो ये था कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा कि वे एक की बात दूसरे को नहीं बताती थी। यानी कि जो भी गोपनीय बात उनसे कोई बताता था अपनी, तो वो उस बात को अपने तक ही रखती थी, किसी और तीसरे बंदे को नहीं बताती थी, और ना ही उन्होंने कभी किसी से झूठ बोला था। कहती यही दो कारण थे जिनके कारण उन्हें सम्मान मिला हुआ था, आदर मिला हुआ था। वो झूठ नहीं बोलती थी, इस कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, और एक की बात किसी दूसरे को नहीं बताती थी, इस कारण उन्हें बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी, उनका आदर सम्मान मिला हुआ था। कहती दोस्त तो वो हमारी भी थी,
परंतु माँ की भूमिका हमारे पिता ही निभाते थे। और आगे लेखिका ने अपने घर की आज़ादी के बारे में बताया है कि परिवार में हर एक इंसान को अपने हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी थी। अगर घर में किसी की कोई चिट्ठी आ जाती तो कोई भी उसके बारे में नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, चाहे वो चिट्ठी एक बहन के नाम पर दूसरी बहन की क्यों ना हो। कहती कोई भी कारण हो, हर किसी को इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी, यानी कि अपनी बात को अपने तक ही रखने की पूरी छूट थी। कहती शायद इसी बात को फ़ायदा हम लोगों ने उठाया और हम 3 बहनें और जो हमारा छोटा भाई था वो लेखन की दुनिया में आ गए, यानी कि हमने लिखना आरंभ कर दिया। अब यहाँ पर लेखिका ने अपनी परदादी के बारे में बताया है कि क्या कुछ होता था उनके बारे में, उनके जीवन में क्या था और उनका कैसे परमात्मा के साथ सीधा लिंक था। इस सब के बारे में लेखिका ने बताया है। लेखिका कहती है कि लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत थी, पर एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। यानी कि अगर कहती है कि मेरी माँ और मेरी नानी ही होती जो अपनी लीक से हटकर चलती, यानी कि अपनी सीधे रास्ते से चल हटकर दूसरे रास्ते पर चलती, तो सिर्फ यही बात रहती तो गनीमत थी। लेकिन उस पर तो एक परदादी भी थी जिन्हें तो पूरी तरह से ही लाइन से हटकर चलने का शौक था, यानी कि कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले लिया कि कभी उनके पास अगर भगवान की दया से 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वह तीसरी को दान कर देंगी। खैर, जैन समाज में ऐसा करना कोई सनक नहीं मानी जाती, इसलिए अगर परदादी ऐसा करती थी तो ठीक था। परंतु जब मेरी लेखिका कहती है कि मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई तब परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांग ली कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की ही हो। अब उन्होंने ये मन्नत तो मांगी ही मांगी, अब उन्होंने इस बात को अपने और भगवान के बीच में नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सरेआम लोगों के आगे इसका ऐलान कर दिया। यानी कि सब लोगों के बीच में जाकर उन्होंने इस बात को बता दिया कि उन्होंने मन्नत मांगी है कि उनकी पतोहू के लड़की हो। कहती कि उन्होंने इस बात का जहां ऐलान किया तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के मुंह खुले रह गए और इसकी मन्नत की कोई वजह लोगों को ढूंढने से भी ना मिली, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि खानदान में कोई पुश्तों से कन्या ना हुई हो। कहती मेरे पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें थीं। हाँ, पहला बच्चा जो होता था वो हर बहू का बेटा ही होता आया था। खैर, माँ जी ने कुछ बात नहीं की और रोजाना वो मंदिर में जाकर इस मन्नत को दोहराती रही। अब पूरा का पूरा गांव इस बात को जानता था कि माँ जी का, यानी कि जो परदादी थी, उनका भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ था। यानी कि इधर से परदादी कोई बात भगवान को बोलती तो भगवान उधर से तथास्तु कहते हुए उस बात को पूरा जरूर करते थे। अब परदादी जो थी वो कहती थी कि गोद में अगर खेलेगी तो पोती ही खेलेगी, लेकिन उनकी ये मन्नत इस कदर रंग लाएगी किसी को भी इस बात का नहीं पता था, क्योंकि भगवान ना जाने उनकी बात को सुनकर किस अफरा तफरी में आ गए कि उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक करके माँ की गोद में उतार दी। अब वो कहती है ये तो भगवान थे। नानी तो ऐसी, माँ जी जो थी वो तो ऐसी थी कि उन्होंने एक चोर को भी सीधे रास्ते पर ला दिया। अब यहाँ पर लेखिका ने
एक पुरानी घटना का वर्णन किया है कि किस प्रकार से परदादी ने एक चोर को सीधे रास्ते पर ले आई और उसे सीधा रास्ता दिखाया। उसे चोर से कैसे एक खेती करने वाला इंसान बना दिया। घटना का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि हुआ ये कि किसी शादी के सिलसिले में हवेली के सारे जो मर्द थे वो बारात के साथ दूसरे गांव में गए हुए थे। औरतें जो थी वो सज धज पर कर गाना बजा रही थी, शगुन मना रही थी और नाचने गाने और ढोलक की आवाज़ में एक नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस आया, किसी को भी पता ना चला। चोर बेचारा आया तो चोरी करने के इरादे से था, पर था वो बड़ा बदकिस्मत, क्योंकि वो जिस कमरे में घुसा उस कमरे में मांझी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वो दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। अब चोर बेचारे को क्या पता। खैर, चोर आया बड़े दबे पांव से था, परंतु उसकी पैरों की आहट से मांझी की आंख खुल गई। मांझी ने उससे पूछा, कौन? चोर ने जवाब दिया, मैं चोर। तो मांझी ने उसे कहा, पानी पिला। जो चोर था वो बड़ा हैरान हो गया और तब तक जो मांझी थी उन्होंने बिस्तर के बराबर से टटोलकर लोटा देखा जो कि खाली था। उन्होंने उस लोटे को पकड़ा और चोर को देते हुए कहा कि ऐसा कर, ये लोटा लेकर कुएं पर जा और पानी भर ला, परंतु साफ पानी भरियो, तरीके से उसे छान लियो। चोर बेचारा घबरा गया कि अब वो कैसे जाए, बड़ा हैरान परेशान। मांझी ने कहा कि बहुत प्यास लगी है भाई, जल्दी से पानी ले आओ। पर चोर ने कहा, अरे मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे पानी लेके आऊँ? तो मांझी ने कहा, पानी तो पिला दे प्यासे को। हाँ, मेरा धर्म मत बिगाड़ियो, लोटे को अच्छी तरह से साफ कर लियो, इसके मुंह से कपड़ा ना हटाई और हाथों को रगड़ कर धो लियो। चोर ने हैरान होकर पूछा कि आप चोर के हाथ का पानी पियोगे? परदादी ने कहा ना, रगड़ कर धोकर हाथ साफ करके अच्छी तरह से ले आ, सब नाच गाने में लगे हैं, अब यहाँ पर कौन बैठा है जो मुझे पानी पिलाएगा? खैर, चोर जो था वो बड़ा हैरान परेशान हुआ और लोटा उठाकर पानी भरने चल दिया। बड़े ही एहतियात के साथ उसने पानी भरा, बड़े ही आराम से पानी को भरा, परंतु वहाँ जो पहरेदार था उसने उसे धर दबोचा, यानी कि उसे पकड़ लिया। अब उसे सामने लाया गया। तब मांझी ने लोटे का आधा पानी पी लिया और बाकी जो पानी लोटे में बचा हुआ था उसे चोर को पिला दिया और चोर को कहा कि एक ही लोटे से हम दोनों ने पानी पिया है, तो अब हम माँ बेटा हुए। अब बेटा तू चाहे चोरी कर चाहे खेती कर। बेचारा जो चोर था वो कहाँ किस लायक रह गया था, कुछ ना बोलने लायक छोड़ा उसे परदादी ने। अब बेचारे ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती में लग गया। सालों साल तक यही काम करता रहा और लेखिका बताती है कि इस प्रकार जो परदादी थी उन्होंने एक चोर को भी एक भला मानस इंसान बना दिया। अब कहती है कि अब ये आपको खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप कहिए कि दो सनकी बूढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसकर रह गई। एक तरफ माँझी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं आई, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर राहक नुमानी ही रही। यानी कि एक तरफ तो उसकी मांझी थी यानी कि परदादी थी, जिनके कारण उनके मन में लड़की होने की कभी भी हीन भावना जो थी वो कभी भी उनके मन में नहीं आई थी। और दूसरी तरफ नानी थी, जिनके कारण कभी भी उन्होंने आज़ादी को लेकर कोई भी गलतफहमी अपने मन में नहीं रखी और वो आज़ादी की लड़ाई को लेकर
रोमानी ही रही, यानी कि उनकी जो भावनाएं थी आज़ादी को लेकर, उनको अपने मन में उन्होंने पूरी तरह से पैदा करके ही रखा, अपने मन में भावनाओं को समाये ही रखा। तो आज हम इसका आधा भाग करेंगे। मेरे संग की औरतें पाठ का आधा भाग की व्याख्या करेंगे। जो आधा भाग है वो मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुनें और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आधे हिस्से के साथ एक बार फिर से वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।